नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है जीएस के लिए, जिसमें लगभग 27,000 प्रश्न हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। और मतलब कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जो वनडे एग्जाम है, पैट का आप दे लीजिए या जो भी एग्जाम आप दें, आप जो भविष्य में लोअर सबऑर्डिनेट का आने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि वीडियो का कोई एग्जाम आने वाला है, यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, इसके अलावा एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दें, मुझे लगता है कि इसमें पूछे जाने वाला प्रश्न जो है इस पुस्तक में संकलित किया गया है। वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, और वन लाइनर प्रश्न होने की वजह से जो है आप टेस्ट फॉर्मेट में उसको लगा नहीं पाते, लेकिन पुस्तक बहुत अच्छी है। प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैंने प्रयास किया है उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। आप वहां, आपके पास यदि वो पुस्तक है तो आप वन लाइनर वहां से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो है अथर्व एजुकेटर के चैनल पे आकर के आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में उसको टेस्ट दे सकते हैं। आपके पास वो पुस्तक नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम जो है यहां पर प्रयास कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को लाने के लिए, तो आप यहां पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अथर्व एजुकेटर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इन वीडियोस का आप मजा ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, पीडीएफ के लिए स्टूडेंट कहते हैं मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। शर्त यह है कि अगर जिस वीडियो पे मेरे 1000 व्यू चले जाएंगे उस वीडियो की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। दोस्तों देखिए, मैं बहुत मेहनत से क्वेश्चंस बनाता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, पर थोड़ा सा आप भी तो सपोर्ट कीजिए, चैनल पर व्यू जाने चाहिए। अगर इस वीडियो में चैनल पर व्यू जो है आपके 1000 से ऊपर चले जाते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और ना सिर्फ ऐसे, ये जो पावर पॉइंट जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें, बल्कि मैं इसे वर्ड में कन्वर्ट करके कम पेजों में आपको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी दे दूंगा, लेकिन कम से कम 1000 व्यू। तो चलिए सेशन प्रारंभ करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए जो भी रुक्मणी पब्लिकेशन की पुस्तक को पढ़ रहा है, पढ़ना चाहता है, और एमसीक्यू फॉर्मेट में यदि आप करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को अब देखिए कोशिश रहेगी कवर करने की, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे, फटाफट चलेंगे। जहां थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहां करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रश्न को बार बार बदल के घुमा दिख करके कई बार पूछा गया है, तरीकों से पूछा गया है, तो जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको प्रश्नों के माध्यम से मिल जाएगी। तो बात करें प्रार्थना समाज के संस्थापक की, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है दोस्तों वो आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे ने मिलकर करी है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867, 68, 69 या 70? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है दोस्तों 1867 में। आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। चलिए, अगला है, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? देखिए, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ये सभी शब्द आपने आधुनिक भारत के इतिहास में सुने होंगे। तो ये जो दांडी स्थान है यह गुजरात में पड़ता है। गुजरात के किस जिले में पड़ता है ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, साबरमती जिला मत कर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? नवसारी जिला। तो दांडी जो है ये गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? प्रश्न पूछा जा रहा है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? देखिए, 1921 में केरल के मोपला किसानों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन किया था अली मुसलियार के नेतृत्व में। और यह कब की हुआ था? तो यह हुआ था 1921 ईस्वी में, यानी भारत असहयोग आंदोलन के साथ में इस आंदोलन को जोड़ दिया गया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था दोस्तों। डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का, और कई भारतीय जो है एक पार्क में जहां शांति सभा कर रहे थे वे जलियांवाला बाग में, वहां मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919।
जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? इरविन, चेम्सफोर्ड, रीडिंग या मेयो? बताइए दोस्तों। तो भारत के वायसराय उस समय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। अगला है प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किन के मध्य हुआ था? सन 1757 में। प्लासी कहां पड़ता है? प्लासी बंगाल में, बंगाल के नदिया जिले में ये जो प्लासी पड़ता है, यहां पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था। और कौन जीता था इस युद्ध में? अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गई थी और ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी भारत में। चलिए, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो विदेशी धरती पर ध्वज फहराने वाली पहली महिला पूछ ले या व्यक्ति पूछ ले, मैडम भीकाजी कामा। इन्हें क्रांति की जननी, क्रांति की माता कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा 1907 में जर्मनी में इन्होंने जो है भारतीय ध्वज को लहराया या फहराया था। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने करी? इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, पुस्तकों से प्रश्न वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने करी है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। मांडले जेल में जब इन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया था अंग्रेजों ने, तो उसी 6 वर्ष के कारावास के दौरान इन्होंने जेल में रह करके एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या था? गीता रहस्य। यह गीता पर जो है आप कह सकते हैं एक प्रकार की टीका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1871 में, 1875 में, 1885 में या 1880 में? तो 1885 में हुई थी दोस्तों। किसने करी थी? एओ ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। वायसराय कौन था? वायसराय था डफरिन। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी यानी WC बैनर्जी। और पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो दिसंबर 1885 में मुंबई में, जिसे उस समय बंबई कहा जाता था। अगला है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, स्वराज शब्द पहली बार कब लाया गया? देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। लेकिन स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ था कांग्रेस के अधिवेशनों में, हालांकि इस शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस के अधिवेशनों में प्रयोग हुआ वह किस में हुआ? वो हुआ है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। देखिए, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ है, 1906 में ही हो जाता अगर उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने न की होती। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध पुरुष, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिनकी इज्जत गरम दल नरम दल दोनों लोग करते थे। इस वजह से उस समय विभाजन टल गया, पर वह विभाजन कब हुआ? 1907 में। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या मिंटो? तो स्थानीय स्वशासन के जनक अगर आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। चलिए, अगला है, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? आपसे पूछ रहा है 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाई थी? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर जोसेफ नील पाटन। तो इन मेमोरियम पेंटिंग सर जोसेफ नील पाटन ने 1857 के विद्रोह पर आधारित थी ये पेंटिंग। चलिए, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है? 1907, 1924, 1925, 1917? रटा होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एक ही कांग्रेस अधिवेशन ऐसा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। आपसे पूछ ले ये बेलगांव कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक राज्य में। चलिए, 1912 में भारत की
भारत के, या भारत का होना चाहिए दोस्तों, की नहीं, भारत के वायसराय कौन थे? देखिए 1912 में आपसे पूछ रहा है भारत के वायसराय कौन थे। जब राजधानी का परिवर्तन किया गया कलकत्ता से दिल्ली, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चार्ल्स हॉर्डिंग द्वितीय। और जब एक राजधानी परिवर्तन हो रहा था दिल्ली में, जब ये प्रवेश कर रहे थे तो इनके ऊपर बम भी फेंका गया था। ठीक है, तो 1912 में भारत के जो वायसराय थे वो थे चार्ल्स हॉर्डिंग। अगला है बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? बताइए बारदोली आंदोलन। पहले तो ये बताइए बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था, जहां किसानों से अपील की गई थी कि वे अंग्रेजों को कर देना बंद कर दें, अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दें। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन के समय बारदोली गांव की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। चलिए अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया है? यानी जो दांडी यात्रा है उसकी तुलना करते हुए किसने कहा है कि यह तो नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च के समतुल्य है? बताइए किसने कहा है? जिनके वैचारिक मतभेद थे महात्मा गांधी से, उन्होंने ही महात्मा गांधी की तारीफ करते हुए शब्द कहे हैं, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए एक सच्चा और वीर पुरुष ही अपने वैचारिक विरोधी की तारीफ कर सकता है। आज के नेताओं में यह सामर्थ्य नहीं है, तो यह तारीफ किसने करी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है। देखिए रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये कुछ कृषि व्यवस्थाएं थी ब्रिटिश काल की। बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में पिंगल और मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन में हमारे मुनरो दिया हुआ है, यानी टॉमस मुनरो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए कैप्टन रीड आपको ऑप्शन में मिल जाए, पिंगल मिल जाए, मुनरो मिल जाए, यही प्रश्न के उत्तर होंगे। यहां पर मिला है टॉमस मुनरो, तो हमने टॉमस मुनरो कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कराची अधिवेशन, देखिए कांग्रेस के जो तो अधिवेशन जिनसे प्रश्न बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करी है वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसका प्रश्न आप ये जो है आपको रटा होना चाहिए दोस्तों। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का सबसे पहली बार मांग की गई थी कि भारतीयों के भी कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए। चलिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। तो 1885 के दिसंबर में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। पहले ये पूना में होना था, पर प्लेग हो गया वहां पर, प्लेग कह लो, हैजा कह लो, जो भी है, बीमारी फैल गई वहां पर, और जिस वजह से इसको जो है ट्रांसफर करके इस अधिवेशन को बंबई में किया गया। और बंबई में कहां पर? तो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में इसका अधिवेशन हुआ। व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई है? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई है सैन फ्रांसिस्को में। किसने करी है? 1913 में इसकी स्थापना हुई थी लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और सोहन सिंह भकाना। देखिए सोहन सिंह भकाना बोल रहा हूं, मोहन सिंह भकाना मत कर समझ लीजिएगा। लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और सोहन सिंह भकाना। तो यहां ऑप्शन में कौन है? लाला हरदयाल। करतार सिंह सराभा ही वो व्यक्ति हैं जिनसे प्रेरणा लेकर के भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने क्रांति की दुनिया में कदम रखा। तो लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और सोहन सिंह भकाना के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित था? यानी जो भारतीय राजाओं को गोद लेने की परमिशन नहीं देता, गोद लेने का निषेध करता है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी इसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत, लैप्स पॉलिसी किसकी है? ये है दोस्तों डलहौजी की। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो ध्यान रखिएगा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु से समाप्त हुआ है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब खत्म हुआ? 1799 में टीपू सुल्तान की
मृत्यु से। तो कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कब पूर्ण रूप से समाप्त हुई? तो देखिए 1857 की क्रांति 1858 के जो फर्स्ट क्वार्टर में लगभग समाप्त हो गई है। बहुत लंबी नहीं चली है ये क्रांति, लेकिन ऑफिशियली इसे कब समाप्त किया गया? तो इसे ऑफिशियली समाप्त किया गया है 1 नवंबर 1858 को। कब समाप्त किया गया दोस्तों? 1 नवंबर 1858 को, जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रयागराज में पढ़कर के सुनाया है कैनिंग ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया है ब्रिटेन का भारत में उसी दिन। माफ कीजिएगा, ये 1 अक्टूबर नहीं, 1 नवंबर 1858 को क्रांति जो है पूर्ण रूप से समाप्त मान ली गई या डिक्लेयर कर दी गई। चलिए, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1919 के जो एक्ट आया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसमें एक प्रावधान था कि इस अधिनियम की 10 वर्षों बाद समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। तो 1929 में किया जाना चाहिए था, लेकिन इसका गठन कब हो गया है? इसका गठन हो गया है 1928 में, फरवरी 1928 में, 3 फरवरी 1928 में। देखिए कब कमीशन भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंच गया है। 7 सदस्य हैं इस कमीशन में, कोई भी भारतीय नहीं। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? तो हमने देखा मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज को फहराया था। कहां फहराया था? जर्मनी में। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और कब फहराया गया था? तो 1907 में फहराया गया था यह झंडा। शहर का नाम आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अलग है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अलग है इसी का कन्वर्जन आगे चल के इसी संस्था को जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में बना दिया गया, पर अलग अलग संस्थाओं के से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो ये की गई है दोस्तों अक्टूबर 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना करी है। चलिए अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU किसने करी है इसकी स्थापना दोस्तों? शौकत अली, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खान या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो ये किसने करी है दोस्तों? ये करी है सर सैयद अहमद खान ने। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। चलिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? देखिए अगर पहला पूछ ले, पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ, मद्रास, सूरत, बंबई या कलकत्ता, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूरत प्रेसिडेंसी। चलिए आगे देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपसे पूछ रहा है कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 26 जुलाई 1856 को। डलहौजी के समय यह अधिनियम क्या कहते हैं प्रस्तावित किया गया, पर हुआ कब, ये पारित कब हुआ? ये पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को। और इस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कहेंगे, वायसराय तो अभी नहीं बना है, तो गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है कैनिंग। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1856 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? देखिए पहले गोलमेज सम्मेलन में और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया है, जो कि राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया?
मोहम्मद अली, शौकत अली, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन से पहले हुआ है खिलाफत आंदोलन। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में टर्की से के जो खलीफा थे उनका जो है खलीफा वाला जो पद है वो छीन लिया गया था, तो उनको उनके अधिकार वापस दिलाने के लिए भारत के मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन किया था और इसका समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना, अब सबसे पहले कह लो या सर्वप्रथम कह लो एक ही बात है, तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी? मद्रास में, बंगाल में, बंबई में या हैदराबाद में? तो सबसे पहले प्लासी के युद्ध और प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध जिससे भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई, सबसे पहले कहां हुई? बंगाल में हुई। चलिए प्रश्न संख्या 34, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? देखिए हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था देखी, रैयतवाड़ी व्यवस्था पिंगल और मुनरो के द्वारा 1820 में। बात करें स्थायी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लगाया गया? तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया आपका जो है कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कार्नवालिस के द्वारा। और कितने प्रतिशत भूभाग पर यह लगा हुआ था? तो 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? देखिए चेरी यानी एक ऐसा फल जिसे सुलभता के साथ काट करके खाया जा सकता है, मुलायम, आसानी से उसे हजम कर लेंगे, खा लेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी ने चेरी की उपाधि किसे दी थी? अवध को दी थी। वाजिद अली शाह के समय में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था कुप्रशासन का आरोप लगा करके, और चेरी की उपाधि दी थी लॉर्ड डलहौजी ने किसे? अवध को। चलिए आगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से बात करें पहले गोलमेज सम्मेलन की और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो उसमें कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया। कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया है। चलिए आगे देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए सीमांत गांधी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है। देखिए पहले अध्यक्ष कौन है? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? ये करी है दादा भाई नौरोजी ने। और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी है बदरुद्दीन तैयब ने। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब। महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। गोरखपुर में एक चौरा चौरी नामक स्थान है जहां पर थाने में आग लगा दी गई थी विद्रोही, मतलब कह सकते हैं आंदोलनकारियों के द्वारा, और उस थाने में 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। 22 पुलिसकर्मी मरे थे। 1922 की ये घटना है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कब की घटना है तो ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी 1922 में मिल जाएगा, पर 5 फरवरी 1922 आप ध्यान रखिएगा, चौरा चौरी कांड। और इसी की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए 1922 में चौरा चौरी की घटना के इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, पर यह आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो यह शुरू हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन को शुरू किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? देखिए रॉलेट एक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रॉलेट एक्ट, इसी एक्ट के विरोध में जो है कुछ गिरफ्तारियां हो गई थी, जो विरोध कर रहे थे इस एक्ट का, और उसी के वजह से जो है जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई और जलियांवाला बाग में जो है हत्या कर दी गई माइकल ओडायर के द्वारा कई भारतीयों की, और उसी का परिणाम जो है असहयोग आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित हुआ था। चलिए आगे, गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए महात्मा गांधी और इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें 11 सूत्रीय मांग थी। इसमें 11
टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई थी। और इसी समझौते के कारण गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा है सरोजनी नायडू ने। तो ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता में कितनी मांगे थी, कितना सूत्रीय था, तो 11 सूत्रीय था। अगला है खिलाफत आंदोलन कब हुआ। तो खिलाफत आंदोलन पे हम चर्चा कर चुके हैं। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाया गया था। महात्मा गांधी का भी समर्थन प्राप्त था इसे। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। अरविंद घोष गरम दल के नेता हैं। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें तो कोई मूर्ख ही नरम दल का बताएगा। और लाला लाजपत राय ये भी गरम दल के थे। जबकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ये कैसे थे दोस्तों, ये जो है नरम दल के थे। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई या गरम दल में विभाजित हो गई। तो किसमें हुई है, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। और इस 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है, तो ये करी है दोस्तों रास बिहारी घोष ने। अध्यक्षता के प्रश्न पर ही नरम दल और गरम दल में विवाद हो गया था, जिसका परिणाम विभाजन के रूप में सामने आया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है। देखिए कई कारण हैं 1857 की क्रांति के, पर यदि तात्कालिक कारण पूछ लिया जाए तो सैनिकों को नई बंदूक दी गई थी और उस नई बंदूक की जो गोली थी उसे मुंह से फाड़ करके बंदूक में डालना पड़ता था। और अफवाह थी, अफवाह सच्चाई जो भी थी कि इस बंदूक पर जो चर्बी है, जो कवर है, जिसे मुंह से काटना पड़ता है, वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। चिकनाहट के लिए उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। और यही विद्रोह का तात्कालिक कारण बनकर के सामने आया है। अगला है 1920 में असहयोग आंदोलन के समय निम्न में से कौन सा आंदोलन हुआ। तो 1919 में ही हम एक आंदोलन लगातार पढ़ रहे हैं और उसका नाम है खिलाफत आंदोलन, जो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा प्रारंभ किया गया। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। लगभग साथ साथ ही चले हैं ये दोनों आंदोलन। चलिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की यदि बात की जाए तो वो कौन हो जाएंगे, वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, रॉलेट एक्ट में क्या नियम था। तो रॉलेट एक्ट में क्या नियम था दोस्तों, एक तो हर भारतीय को मुकदमे से पहले सरकारी वकील मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। बिना मुकदमा किए जेल में डाल दिया जाएगा किसी को भी, ये ठीक है दोस्तों। शक के आधार पर सीधे उठा के जेल में ठोक देंगे। यही जो है प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। चलिए, 50 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 51। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, डलहौजी चला गया। डलहौजी की नीतियों की वजह से कह सकते हैं 1857 का विद्रोह हुआ। और भुगतना किसे पड़ा, भुगतना पड़ा कैनिंग को। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था दोस्तों कैनिंग। चलिए आगे देखते हैं। चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो चौरा चौरी कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उससे दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। दांडी मार्च कब किया गया। देखिए, दांडी मार्च के विषय में पूछ रहा है आपसे। दांडी मार्च किया गया है 12 मार्च 1930। इस दिन ये शुरू हुआ है 12 मार्च 1930। तो ईयर पूछिए यहां पर तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला है 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। इसकी तो कोई इच्छा नहीं थी क्रांति में शामिल होने की, सैनिकों के दबाव में ये क्रांति में शामिल हो गया। क्रांति के बाद इसे जो है हुमायूं के अकबरी के पास से पकड़ करके वर्मा जेल में, रंगून जेल में भेज दिया गया।
चलिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? तो स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में, किस निर्णय के विरोध में चलाया गया था? तो किसके विरोध में चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी 1905 का बंगाल विभाजन। चलिए अगला, 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? देखिए, जिन्ना जो कि पृथक राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे, 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच एक वार्ता कराने का प्रयास किया गया। वह वार्ता दोस्तों असफल हो गई और उसके बाद जिस समिति का गठन किया गया वह समिति कौन सी थी? तो वह समिति थी सप्रू समिति। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? 1921 में केरल के मोपला किसानों ने यह विद्रोह किया था दोस्तों, और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे अली मुसिल यार। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अली मुसिल यार। चलिए अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देखिए, अंग्रेजों ने जो कमीशन बनाया उसका नाम है हंटर कमीशन, पर भारतीयों ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी का क्या नाम है दोस्तों? तो उस कमेटी को मालवीय समिति या तहकीकात कमेटी भी कहा जाता है। तो कमेटी का नाम क्या हो जाएगा? मालवीय समिति। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ है, गांधी इरविन समझौता इसे कहा जाता है। और ये कब हुआ है? अगर आपसे तिथि पूछ ले एग्जैक्ट तो ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सबसे पहला किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को ही भारत में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? 1919 का है खिलाफत आंदोलन और 1920 का है असहयोग आंदोलन। इसका क्या परिणाम निकला? क्या बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया इन आंदोलनों की वजह से? तो बंगाल विभाजन से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। तो क्या रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया? बिल्कुल नहीं लिया गया, कोई रॉलेट एक्ट वापस नहीं हुआ। खलीफा की सत्ता को ब्रिटिश संसद द्वारा मान्यता दे दी गई? बिल्कुल नहीं। यानी लगभग देखा जाए तो ये आंदोलन असफल रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर केवल इतना है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग होने लग गया, अदरवाइज इससे और कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ। पर यह समझ में आ गया भारतीय जनता को कि यदि यूनिटी के साथ में कोई आंदोलन किया जाए तो वह भारत में बड़े लेवल पर संभव है। तो 61 का आप डी कर दीजिएगा। चलिए अगला है, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास। किसने बनवाया था? तो अशोक ने यह बनवाया था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप भी ये है। चलिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला और तीसरा में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, केवल दूसरे में ही कांग्रेस ने भाग लिया। तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछ रहा है कब हुआ है? 1930 में, 1931 में, 1919 में या 1923 में? तो कब हुआ है दोस्तों? ये हुआ है 1930 में। कब हुआ है दोस्तों? 1930 में। चलिए आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब नहीं, इसे पंजाब कर लीजिएगा, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड माइकल ओ डायर के कहने पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। देखिए अलग अलग व्यक्ति हैं, गवर्नर है माइकल ओ डायर और जनरल था डायर, उसका नाम भी डायर ही था। और माइकल ओ डायर ने आदेश दिया, जनरल डायर पहुंचा जलियांवाला बाग में और उसने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। तो हत्याकांड के समय गवर्नर कौन है? माइकल ओ डायर। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो अंग्रेजों के बीच, यानी क्लाइव गवर्नर था, सेनापति था सरकार का, ब्रिटिश सरकार का और कंपनी का कह सकते हैं। तो प्लासी का युद्ध क्लाइव या अंग्रेजों के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। और कब संपन्न हुआ? तो यह हुआ सन 1757 में। सिराजुद्दौला इस युद्ध के बाद उसकी हत्या कर दी थी मीर जाफर के पुत्र मीरन ने।
तो प्लासी के युद्ध में हार हो गई है सिराजुद्दौला की। हालांकि ये कोई युद्ध नहीं था, केवल एक छलावा, एक धोखा मात्र था। चलिए, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि लाहौर में संपन्न हुआ था, वहीं से की गई थी। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और इसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उस तिरंगे झंडे में अशोक चक्र की जगह गांधी जी का चरखा था, पर था तो तिरंगा ही झंडा। चलिए, काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? क्रांतिकारियों के द्वारा 1925 में एक ट्रेन थी जिसमें अंग्रेजों का खजाना जा रहा था। कानपुर के निकट काकोरी नामक स्टेशन पर उस ट्रेन को रोक लिया गया, उस ट्रेन को लूट लिया गया। उस काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी थे, पर उस समय भगत सिंह इस एक्शन में नहीं थे, क्योंकि इस समय भगत सिंह कॉलेज में पढ़ते थे। इसी के बाद जो है भगत सिंह की मतलब आ चुके थे पार्टी में, पर अभी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिलना प्रारंभ नहीं हुआ था, तो काकोरी कांड में वे शामिल नहीं थे। चलिए आगे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? एशियाटिक सोसाइटी के संबंध में अगर आपसे पूछे उसकी स्थापना कब हुई है, तो उसकी स्थापना हुई है सन 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो उस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो सन 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा या अलाई दरवाजा? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। गेटवे ऑफ इंडिया समुद्र के किनारे ताज होटल के सामने मुंबई के समुद्र तट पर स्थित है, और यह गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत या किसके सम्मान के लिए बनाया गया था? तो जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे उनके सम्मान में इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। अगला है, पाकिस्तान की मांग का विरोध निम्न में से किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पाकिस्तान की मांग के विषय में बात हो रही है। पाकिस्तान की मांग, देखिए मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान, इन दोनों ने ही इसका विरोध किया था, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। स्वराज पार्टी कब बनी थी? स्वराज पार्टी जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था ना गांधी जी ने, तब चित्तरंजन दास, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं, उन्होंने और जो है मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी का गठन किया था और उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1923 में 1 जनवरी 1923 को हुई थी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी। चलिए आगे, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? तो हमने चर्चा कर ली, 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की यहां से मांग की गई थी। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? देखिए 1798 में आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, तो वेलेजली थे। वेलेजली सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं अपनी, और 1798 में गवर्नर जनरल वेलेजली ही थे। अगला है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो अंतिम कौन हो जाएगा? तो अंतिम हो जाएंगे राजगोपालाचारी, एकमात्र भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। और इनसे पहले स्वतंत्र भारत में एक और गवर्नर जनरल रहे हैं माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के एकमात्र अंग्रेज गवर्नर जनरल भी थे। अगला है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब के अमृतसर में यह स्थित है। चलिए अगला, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से
कब वापस आए थे? देखिए महात्मा गांधी जी कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915। इसी वजह से इस 9 जनवरी को भारत में किस नाम से मनाया जाता है? इसे कहते हैं प्रवासी दिवस। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। चलिए आगे। कांग्रेस द्वारा आयोजित 1916 के लखनऊ अधिवेशन में निम्न में से कौन शामिल हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 2 बातें हुई थी। एक तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मंच शेयर किया था और गरम दल की वापसी हुई थी कांग्रेस में, यानी मुस्लिम लीग और गरम दल दोनों ही शामिल हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की है। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की? देखिए जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की आपसे पूछ रहा है? तो 11 दिसंबर 1911। राजधानी परिवर्तन 1912 में हुआ है, लेकिन घोषणा कब हुई है? 11 दिसंबर 1911। इन्हीं जॉर्ज पंचम के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। चलिए अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? क्यों शुरू किया था भाई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, उपयुक्त दोनों, या तुर्क खलीफा को उसका अधिकार दिलाने के लिए? बताइए, आप बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में कहां किया असहयोग आंदोलन? रॉलेट एक्ट के विरोध में तो गिरफ्तारियां हुई, फिर उन गिरफ्तारियों के विरोध में सभा की गई जलियांवाला बाग में और उसकी हत्या हो गई जलियांवाला बाग में कई भारतीयों की। तब भी विरोध नहीं किया है गांधी जी ने, कोई आंदोलन नहीं शुरू करा। पर जब हंटर कमीशन की रिपोर्ट में यह लिख करके आ गया कि जो हुआ बढ़िया हुआ, तब गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता करी है वो करी है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। बंबई में यह अधिवेशन हुआ था। तो पहले अध्यक्ष कौन है? तो पहले अध्यक्ष हैं WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया? कलकत्ता में जो अंग्रेजों का मेन किला था फोर्ट विलियम, जहां से उन प्रशासन चलाते थे, वो किस गांव में बनाया गया था? तो 3 गांव की जमींदारी ली थी, सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुरा, और यहीं कोलकाता नाम का ये शहर बसाया, आज का जो शहर कोलकाता है। और उसी कोलकाता में फोर्ट विलियम नामक फोर्ट बनाया था, यानी उपयुक्त सभी। चलिए अगला है, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो नादिया जिले में प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया, और जिस नदी के तट पर लड़ा गया वो नदी कौन सी है? भागीरथी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गंगा को पुनः भागीरथी कहने लगे हुगली वितरिका अलग होने के बाद। तो ऑप्शन में अलकनंदा, बिलंगाना, भागीरथी और गंगा मिल जाए तो ये मत सोचिएगा भागीरथी तो उत्तराखंड में बहती है ही, तो भागीरथी ही इस नदी का नाम होगा। अगर ऑप्शन में भागीरथी ना मिले तब गंगा कर दीजिएगा। चलिए, बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई? तो मुनरो और पिंगल ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1825 में शुरू की गई थी। यहाँ पर 1793, 1799, 1811, यानी कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला है, 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली आई, उससे पहले कहाँ थी दोस्तों? तो उससे पहले थी कलकत्ता में। कहाँ पर थी? कलकत्ता में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? नील की खेती के विरोध में। जो नील की खेती कराने के लिए वहां पर पद्धति चला करती थी, तिनकठिया पद्धति, उसके विरोध में गांधी जी ने अपना भारत में पहला सत्याग्रह किया था, और उसका नाम क्या था? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में संपन्न हुआ था। राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति था जो इन्हें चंपारण लेकर के गया था। चलिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए, कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किए जाने का मुख्य कारण क्या था? 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया।
क्यों किया गया? तो दोस्तों प्रशासन सुधारना चाहता था? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई उसकी मंशा नहीं थी। साम्राज्यवादी व्यक्ति था, राम राज्य से प्रेरणा लेके उसने ऐसा किया, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। फूट डालो शासन करो नीति का कार्यान्वयन करने हेतु, यही प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए मेरा प्रयास दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? वन लाइनर को मैं कन्वर्ट करके लाया हूं एमसीक्यू फॉर्मेट में। आपको मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है तो दिल से जो है लाइक ठोक दो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और यदि कर रखा है तो अगल बगल वाले सबसे सब्सक्राइब करा दो। चलिए आगे देखते हैं। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो 1916 का यह लखनऊ अधिवेशन था दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ था, और गरम दल की कांग्रेस में वापसी हुई थी, यानी गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? देखिए 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया ब्रिटेन की सरकार का। तो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, उसी का नाम बदल करके वायसराय कर दिया। कैनिंग गवर्नर जनरल थे, अब वे वायसराय के नाम से जाने लगे। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो वो थे कैनिंग महोदय। चलिए डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो डलहौजी द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी दोस्तों। क्या होता था, जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे उन्हें पुत्र गोद लेने की परमिशन नहीं थी, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला लिया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही आ जाता था वो। तो राजाओं के दत्तक पुत्रों को वैधानिकता देने की नीति, अच्छा वैधानिकता देने की नीति, तो ये तो हो नहीं सकता ना दोस्तों, वैधानिकता तो मिलती नहीं थी। तो हड़प नीति हम उसे कहेंगे, उसे हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से उसे जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने कौन सा आयोग गठित किया था? बताइए दोस्तों, अंग्रेजों ने कौन सा आयोग बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था हंटर आयोग, और इस रिपोर्ट में जनरल डायर के कार्यों को सही माना गया, और उसे तो ब्रिटिश साम्राज्य के शेर की उपाधि दी गई थी। तो माफी मांगना तो दूर, उन्होंने तो अपने कार्य को सही साबित कर दिया था। चलिए अगला है 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किसकी रिपोर्ट का विरोध किया था? तो 1928 में कौन सी रिपोर्ट आई थी दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट, उसी का जो है विरोध किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? कॉमनवेल्थ, हरिजन, न्यू इंडिया या इंडियन ओपिनियन? तो देखिए महात्मा गांधी के या तो इंडियन ओपिनियन है या हरिजन है। न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ किसका है? आप बताएंगे कमेंट में। चलिए ऑप्शन दे देता हूं, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्ता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इसलिए दे दिया, कोई लोग सोचते होंगे कि मैं उन्हीं क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा हूं, तो हो सकता है कि मुझे ना पता हो तो मैं कमेंट में करने को बोल रहा हूं आपसे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैं चाहता हूं आप थोड़ी रिसर्च करें। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जो अखबार चलाया था वो था इंडियन ओपिनियन। चलिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी काकोरी एक्शन में शामिल थे, काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद को तो कोई गिरफ्तार कर नहीं सकता था, वे तो आजाद थे, आजादी जिए आजादी मरे, बाकी गिरफ्तार हो गए थे। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी, तो काकोरी ट्रेन डकैती के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। चलिए अगला है, काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो काला पानी अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है, उसी को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला है 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा? अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में लिखा था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अनाशक्ति योग, हिंद स्वराज या भारत एक खोज?
तो भारत एक खोज तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपनी किस बुक में लिखा है? हिंद स्वराज में उन्होंने यह लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ की थी? दीनबंधु एंड्रयूस चार्ली, देशबंधु चित्तरंजन दास, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास। देखिए पूछा जाता है देशबंधु किसे कहा जाता है, दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दीनबंधु एंड्रयूस चार्ली को कहा जाता है, जबकि चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अगला है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन कौन मांग सकता है? बताओ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी के अलावा और कोई मांग सकता है क्या भला? नहीं। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट शासन प्रारंभ हुआ 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से, जो कैनिंग ने पढ़ करके सुनाया था प्रयागराज में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी, यानी कि डी। चलिए अगला है, इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था दोस्तों? तो इल्बर्ट बिल आया था रिपन के समय में, जहां पर ये कोर्ट से जुड़ा हुआ बिल था, जहां पर इंडियन और यूरोपियन को बराबर के अधिकार मिले थे। पर इस बिल का विरोध किया अंग्रेजों ने और बाद में इस बिल को वापस भी ले लिया गया। तो रिपन के समय आया था। रिपन जिन्हें हम स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे। मैंने बहुत तेजी से इन 100 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं इस पुस्तक के जो हमें लेकर के आने हैं। डिफरेंट के सब्जेक्ट के साथ हम लेकर के आएंगे। तो अगले 100 प्रश्नों की वीडियो के साथ में मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको आपके हर एग्जाम में यहां से प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।